यूक्रेन पर रूस का आक्रमण चीन के लिए बैकफायरिंग है क्योंकि जापान परमाणु हथियारों की बात कर रहा है। बिना सेंसर किए चीन में आपका स्वागत है। मैं क्रिस चैपल हूँ। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी नाराज है। यूक्रेन पर रूस के आक्रमण को एक परीक्षा माना जाता था। यूक्रेन को जल्दी से गिरना चाहिए था। पश्चिम को यूक्रेन के लिए खड़ा नहीं होना चाहिए था और रूस के सफल आक्रमण से ताइवान पर अंततः चीनी आक्रमण का रास्ता साफ होना चाहिए था। यूक्रेनियों ने रूसी सैनिकों के खिलाफ दांत और नाखून लड़ा। पश्चिम वास्तव में रूस के खिलाफ एकजुट हो गया और अब जापान परमाणु हथियार हासिल करने की बात कर रहा है। वे चीजें कैसे जुड़ी हैं? देखिए, शिंजो आबे ने क्या कहा। आबे जापान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं और वर्तमान में राष्ट्रीय आहार के प्रभावशाली सदस्य हैं, जो जापान की विधायिका है। उन्होंने कहा कि नाटो में जर्मनी, बेल्जियम, नीदरलैंड और इटली परमाणु साझाकरण में भाग लेते हैं, अमेरिकी परमाणु हथियारों की मेजबानी करते हैं। नाटो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद गठित एक सुरक्षा गठबंधन है। यह शुरू में सोवियत संघ के खिलाफ यूरोप और उत्तरी अमेरिका की रक्षा के लिए बनाई गई थी। हाल के वर्षों में नाटो ने अपना ध्यान रूस और यहां तक कि चीन पर स्थानांतरित कर दिया है। तो अंदाजा लगाइए कि नाटो किसे पसंद नहीं है। लेकिन शिंजो आबे का कहना था कि नाटो देश अमेरिकी परमाणु हथियारों की मेजबानी करते हैं, इसलिए चीन लगातार ताइवान पर आक्रमण करने की धमकी दे रहा है। इस क्षेत्र में अधिक से अधिक लड़ाकू जेट भेज रहा है। क्या इसका कोई मतलब नहीं है कि जापान को भी अमेरिकी परमाणु हथियारों की मेजबानी करनी चाहिए? रूस के यूक्रेन पर आक्रमण से चीन ऐसा नहीं चाहता था। यह ताइवान पर आक्रमण करने का मार्ग चाहता था। जापान को परमाणु हथियार प्राप्त करने के लिए नहीं। शिंजो आबे ताइवान के बारे में काफी बातें करते रहे हैं। वह कहते रहे हैं कि चीनी आक्रमण की स्थिति में अमेरिका और जापान दोनों को ताइवान की रक्षा करनी चाहिए और वह एक अच्छी बात करता है। जापान का सबसे पश्चिमी आबादी वाला द्वीप योनागुनी ताइवान से सिर्फ 70 मील की दूरी पर है। अपने हालिया भाषण में आबे ने कहा, यदि चीन व्यापक वायु श्रेष्ठता को सुरक्षित करता है तो यह जापान के हवाई क्षेत्र को भी कवर करेगा। चीन पानी के अंदर और ऊपर भी संचालन करेगा, इसलिए यह जापान के क्षेत्रीय जल या कम से कम हमारे विशेष आर्थिक क्षेत्र को प्रभावित करेगा। दूसरे शब्दों में, ताइवान की आकस्मिकता जापान की आकस्मिकता है, तो क्यों न कुछ अमेरिकी परमाणु हथियार इधर उधर लात मारे। आखिरकार नाटो रूस को रोकने के लिए यही करता है। चीनी शासन इस पर अपना दिमाग खो रहा है। मेरा पसंदीदा चीनी राज्य संचालित मीडिया ग्लोबल टाइम्स कहता है, अलर्ट, आबे की टिप्पणी जापान के सैन्यवाद का पर्दाफाश कर रही है। जापानी दक्षिणपंथी राजनेता दुनिया के किसी भी अन्य देश के राजनेताओं की तुलना में परमाणु हथियारों के बारे में अधिक कट्टर हैं और आज वे एक विकृत मनोविज्ञान में विकसित हो गए हैं जो विकृति की सीमा में है। पराजित देश की लज्जा और बदला लेने की इच्छा हालांकि हमेशा दबा दी जाती है, लगातार उनके खून में छिपी है, बेड़ियों से मुक्त होने के लिए उत्सुक है। आप देखते हैं, जबकि आप या मैं सोच सकते हैं कि जापान दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसे परमाणु बनाया गया है, एक ऐसा देश जिसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक शांतिपूर्ण लोकतंत्र के रूप में फिर से बनाया गया है। ऐसा नहीं है कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी चीजों को कैसे फ्रेम करती है। वे इसे ऐसे फ्रेम करते हैं जैसे द्वितीय विश्व युद्ध में जापान सैन्य हमलावर था और वे हार गए थे। जापान बस फिर से हमला करने के मौके की प्रतीक्षा कर रहा है, जो वास्तव में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के विश्व दृष्टि के बारे में बहुत कुछ कहता है। यदि आप हार गए हैं तो आपको गुप्त रूप से बदला लेने की प्यास होनी चाहिए। हाँ, जापान एशिया में असली हमलावर है, इसलिए निश्चित रूप से उनके पास परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए। कोई बात नहीं, चीन अपने सभी पड़ोसियों को लगातार परेशान कर रहा है, ताइवान के लोकतांत्रिक देश को जीतने की धमकी दे रहा है और परमाणु हथियारों के अपने भंडार का निर्माण कर रहा है। लेकिन आबे न केवल अमेरिका से जापान में परमाणु हथियार स्थापित करने का आह्वान कर रहे हैं, वह अमेरिका से कदम उठाने और वास्तव में ताइवान की रक्षा करने का वादा करने का भी आह्वान कर रहे हैं। अमेरिका स्पष्टता की रणनीति लेता है, जिसका अर्थ है कि ताइवान पर हमला होने पर वह सैन्य रूप से हस्तक्षेप कर सकता है या नहीं। आबे कहते हैं, इस स्पष्टता की रणनीति को छोड़ने का समय आ गया है। ताइवान के लोग हमारे सार्वभौमिक मूल्यों को साझा करते हैं, इसलिए मुझे लगता है कि अमेरिका को अपनी स्पष्टता को दृढ़ता से छोड़ देना चाहिए। हालांकि ऐसा नहीं लगता कि अमेरिका जल्द ही ऐसा करेगा। ब्रिटेन प्रशासन में वरिष्ठ हस्तियों ने कहा है कि वे रणनीतिक स्पष्टता के साथ चिपके हुए हैं। अरे, कम से कम वे इसके बारे में अस्पष्ट नहीं है। ब्रिटेन प्रशासन ताइवान को और अधिक समर्थन दिखा रहा है, जैसे पूर्व रक्षा अधिकारियों को द्वीप का दौरा करने के लिए भेजना। लेकिन कुछ सक्रिय ड्यूटी मरीन को ताइवान भेजने के लिए शायद यह अधिक उपयोगी होगा। जहां तक परमाणु हथियारों का सवाल है,
जापान के भीतर इस विचार का विरोध है कि वह परमाणु हथियारों का उत्पादन या उनके पास नहीं होगा या उन्हें अपने क्षेत्र में अनुमति नहीं देगा। और जापान के वर्तमान प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने परमाणु साझा करने के विचार पर बहस के लिए आबे के आह्वान को भी खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, 3 गैर परमाणु सिद्धांतों को बनाए रखने के हमारे देश के रुख को देखते हुए यह स्वीकार्य है। प्रधानमंत्री किशिदा वैसे हिरोशिमा में एक निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। हाँ, वह हिरोशिमा, लेकिन आबे का अब भी काफी प्रभाव है। वह किशिदा की सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी में सबसे बड़े गुट के नेता है और हर कोई चीन और रूस के बीच कुछ असहज तुलना कर रहा है। मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को रोकने के बारे में चर्चा अब बहुत अधिक हो जाती है। वैसे यूक्रेन के साथ होने वाली हर चीज के बारे में बात करना हमारे लिए वाकई मुश्किल है, क्योंकि जब भी हम रूस के आक्रमण के फुटेज दिखाते हैं तो यूट्यूब हमें विमुद्रीकृत कर रहा है, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने तब किया था जब हम हांगकांग में विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। मुझे लगता है कि पसंद नहीं करता है कि हम सत्तावादी शासन को खराब दिखाना चाहते हैं, लेकिन कारण हम इस तरह के फुटेज दिखाते रह सकते हैं ऐसा इसलिए है क्योंकि जब हमें विमुद्रीकृत करता है तब भी हमारे पास क्राउड फंडिंग वेबसाइट और स्थानीय लोगों पर हमारे विशेष सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपके जैसे प्रशंसकों का समर्थन है। हमारे दर्शकों से सिर्फ $1 प्रति एपिसोड इस शो को जारी रखने और रद्द करने के बीच का अंतर है। दोनों के लिंक नीचे हैं। और शो का समर्थन करने के लिए धन्यवाद के रूप में मैं इन एपिसोड के अंत में आपके सवालों का जवाब दूंगा। आज का सवाल स्थानीय लोगों पर ग्रोलर से आता है। आपके पास एक अद्भुत शो क्रिस है। क्या चीन अब यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के साथ ताइवान के पीछे जा रहा है? आप चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में एक बात कह सकते हैं कि वे लंबा खेल खेलने में अच्छे हैं, खासकर चीनी नेता शी जिनपिंग। वह जल्दबाजी करने वाला व्यक्ति नहीं है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि यूक्रेन पर आक्रमण कैसे कम हो गया। मैंने वास्तव में कभी नहीं सोचा था कि चीन तुरंत ताइवान पर आक्रमण करने के लिए दौड़ेगा। रूसी आक्रमण से उन्होंने जो सीखा उसे पचाने में वे अपना समय लेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि वे शायद इस बात से हैरान हैं कि रूस के लिए अब तक का आक्रमण कितना बुरा रहा है। यह अभी भी जारी है जब मैं इसे रिकॉर्ड कर रहा हूं, लेकिन यह स्पष्ट है कि यह कैसे समाप्त होता है। रूस कम से कम तथात्मक लड़ाई हार गया है और यूक्रेन पर उसके आक्रमण के कुछ दूरगामी परिणाम हो रहे हैं, विशेषकर आर्थिक रूप से। मुझे लगता है कि चीनी शासन ये सब देखता है और शायद ताइवान पर आक्रमण करने की अपनी रणनीति पर पुनर्विचार कर रहा है। आपके प्रश्न और आपके समर्थन के लिए धन्यवाद ग्रोलर, और देखने के लिए धन्यवाद। यदि आप हमारे स्थानीय समुदाय में शामिल होना चाहते हैं तो पर जाएं। एक बार फिर मैं क्रिस चैपल हूं। अगली बार मिलते हैं। See you next time.